हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करते हुए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। कल हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, आज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ओके, सो दिस इज सॉरी पार्ट 2। ओके, नाउ हम यहाँ पे देखने वाले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग 2 टाइप से होती है। सो फर्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई अकाउंटिंग तो सभी करते हैं, पर कुछ लोग कैश बेसिस पे ही अकाउंटिंग को करते हैं और कुछ लोग अक्रूवल बेसिस पे ही करते हैं। तो कैश बेसिस होता क्या है? सबसे पहले तो आपको कैश में तो समझ आ रहा होगा कि सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग कैश पे करते हैं तो वो सारे कैश ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, बट अक्रूवल क्या होता है? अक्रूवल ट्रांजैक्शंस, अक्रूवल बेसिस वो अकाउंटिंग होती है जिसमें आप भले ही कोई कैश का ट्रांजैक्शन हो या कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो, आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अपनी बुक्स में हर ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। तो हर बिजनेस फर्म जो है वो अक्रूवल बेसिस पे ही अपनी अकाउंटिंग करना ऑप्ट करती है, बिकॉज उसे अपना एक करेक्ट प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो तभी करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाती है जब वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ऑप्ट करते हुए अकाउंटिंग करेगी। ओके, सो अब मैं हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो भाई फर्स्ट इज कि आपके कैश बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, जबकि जो आपका अक्रूवल बेसिस है यहाँ पे आप कैश और क्रेडिट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। ओके, भले ही आपने सेल्स कर दी हो, कोई सर्विसेज रेंडर कर दी हो, उसका पेमेंट आपको मिला हो ना मिला हो, बट स्टिल यू विल रिकॉर्ड at the date on which you have sold your goods. Okay, तो आप उसी डेट पर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, भले आपको पेमेंट रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। So now the next thing is records only those incomes and expenses। वो ही इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है जो कि आपने इनकम रिसीव हो गई हो कैश में या फिर एक्सपेंसेस पे कर दिए हो कैश में। तो भाई यहाँ पे सिर्फ कैश की ही बात चलती है। ओके, अब यहाँ पे ये सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा, भले ही वो इनकम्स आपको रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, और बाकी आपने जो भी एक्सपेंसेस पे करे हो या नहीं करे हो, बट एक्सपेंसेस तो हुए ना, तो वो आप सब कुछ इसमें रिकॉर्ड करते हो। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट डजंट कंसीडर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब भाई यहाँ पे हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है बकाया जो आपको अभी देना है। सपोज आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, तो आपका सैलरी जो है वो पूरे ईयर का 2,40,000 है। ओके, यानी कि 20,000 पर मंथ हो गया। तो आपने 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपने सिर्फ इसे 10 मंथ्स का ही पे करा। तो आपने सिर्फ इसे कितना पे करा? 2 लाख रुपीज ही पे करा। अभी आपका 40,000 इज लेफ्ट, नो? सो 40,000 को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हो। फिर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, जो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कि हम पहले ही पे कर चुके होते हैं, तो वो भी ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ओके, देन अक्रूड इनकम्स या फिर अनअर्न्ड इनकम्स। अब अक्रूड इनकम्स वो होती हैं जो हमने अर्न तो कर ली है बट उसका पेमेंट हमें अभी तक मिला नहीं है, तो वो होती है आपकी अक्रूड इनकम्स। ओके, और होती है अनअर्न्ड इनकम्स। तो भाई अनअर्न्ड, अभी तक आपने उसे अर्न नहीं किया है, आपने कोई सर्विसेज नहीं दी है, बट आपको एडवांस में पेमेंट पहले ही दे दी गई है बाय द कस्टमर, तो ऐसी इनकम्स को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, तो बिकॉज ये कैश बेसिस है, यहाँ पे जिसने कैश दिया वो रिकॉर्ड हो गया, आपने अगर किसी को कैश दिया तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये सारे आइटम्स यहाँ पे नहीं कंसिडर किए जाते हैं इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट यहाँ पे ये जितने भी आइटम्स हैं, ये 4 आइटम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स, ये सारे आइटम्स आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते टाइम पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो इट कंसिडर्स ऑल सच आइटम्स। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो भाई कंपनीज एक्ट ने इसे रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया, बट इन द अक्रूवल बेसिस आपका ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में अक्रूवल बेसिस को रिकॉग्निशन मिली है, और आपके कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो अक्रूवल बेसिस पे ही करेंगे। ओके, सो दैट वी कैन एस्certain द
true net profit at the end of the year. Understood? Now, fifth point is, does it ascertain correct profit or loss? अब भाई जब आप सारी इनकम्स या सारे एक्सपेंसेस को उस डेट पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं जब आपने किए हैं, ओके, आप उनको इग्नोर करके चल रहे हैं, तो आपके करेक्ट प्रॉफिट्स आने के तो चांसेस ही कम हो जाते हैं, ओके। तो एक तरीके से आपके नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए आपका ये करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता है। बट अगर आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, मींस वो सारे इनकम्स आप रिकॉर्ड करते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं बट आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ओके, क्रेडिट पे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप जब हर ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। Now this is suitable for professional people like doctors and lawyers। भाई तो डॉक्टर लॉयर हमेशा अपनी फीस कैश में ही लेते हैं, ओके, तो इनका क्या होता है कि हमेशा अकाउंटिंग एक कैश बेसिस पे ही करते हैं। बट जब आप बिजनेस एंटरप्राइज कोई बिजनेस फर्म चला रहे हैं तो आपका मोटिव क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना, तो आप क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही अडॉप्ट करते हैं सो दैट you can get the correct net profit at the end of the year। Understood? तो ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस के डिफरेंसेस डिफाइन करते हैं, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका प्रोसेस भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में मेन थिंग यही है आपकी, ओके। तो बस अब लास्ट पार्ट कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप प्रोसेस और बेसिस को अच्छे से रिवाइज करिएगा। So thank you for watching, and अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then do it now, okay? So thank you।